हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज फिर नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स। और क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेके चल रहे हैं। अब ज्यादा टाइम नहीं रहा है, केवल क्या करिए, आप जो भी टॉपिक बताए जा रहे हैं उन टॉपिकों को तैयार कर लीजिए, ताकि आपको यदि ये बोर्ड एग्जाम में आए तो आपसे छूटे नहीं, ठीक है नहीं। और देखिए, यदि ये टॉपिक आएगा बोर्ड एग्जाम में तो आपका 5 अंक का देखने के लिए मिलेगा। मैं पहले से ही कह रहा हूं कि ये जो प्रश्न आता है ये 5 अंक में देखने के लिए मिलता है। गॉस का प्रमेय, गॉस का प्रमेय की उपपत्ति क्या होती है, ये ऐसे करके ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो बस करना क्या है, आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। आपको ये टॉपिक तो क्लियर हो जाएगा ही, आगे और भी जो नियम है, जैसे आपका किरचॉफ का नियम हो गया, ओम का नियम हो गया, ठीक है नहीं, एम्पियर का परपति नियम हो गया, व्हीटस्टोन सेतु हो गया, ये सारे कुछ आपको तैयार कराए जाएंगे। बस आपके वीडियो क्या करना है, आपको चैनल पे बने रहना है। ठीक है स्टूडेंट, तो इन वीडियो के लिए आपको क्या करना है, चैनल पे बने रहना है। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन को भी जाकर के प्रेस कर दिया करो, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट, यदि आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के उन वीडियो को देख लीजिए। मैंने 40 मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषाएं बताई हैं, एक एक वीडियो का लेक्चर मैंने लेकर के उनको बनाया है। ठीक है नहीं, जाकर के देख लीजिए। बस वो भी जो परिभाषाएं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो छांट करके परिभाषाएं निकाली गई। केवल 40 परिभाषाएं, उनको तैयार कर लीजिए। टोटल आपको 75 टॉपिक ही तैयार करने हैं। कितने करने हैं? 75 टॉपिक तैयार करने हैं। तो 40 परिभाषाएं मैंने करवा दी हैं। बाकी आपके 30 क्वेश्चन बचे हैं, 30 टॉपिक बचे हैं, उसमें आपका डेरिवेशन, व्याख्यात्मक प्रश्न और भी जो भी हैं वो सारे कुछ इसमें दिए गए हैं। ठीक है, नियम वगैरह से लेकर के। तो चलिए जाकर के उन वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको वो भी जो डेरिवेशन डेफिनेशन है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट कर। तो चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे कूलॉम के नियम की। किसकी बात करेंगे? कूलॉम का नियम। देखिए, कूलॉम का नियम पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ, परंतु आज यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कूलॉम का नियम। तो आप हेडिंग लगा लेंगे। सबसे पहले पहला जो नियम है वो है आपका कूलॉम का नियम। किसका नियम? कूलॉम, कूलॉम का नियम। किसका नियम? कूलॉम का नियम। ठीक है, कूलॉम का नियम क्या होता है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कूलॉम का नियम है क्या, उसके बारे में इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो कूलॉम का नियम क्या है समझिए। देखिए, ये कूलॉम का जो नियम था वो कूलॉम ने दिया था। उन्होंने दो स्थिर आवेशों के लिए ये नियम दिया था, एकल आवेश के लिए ये नियम लागू नहीं होता है। स्थिर आवेश का मतलब है कि रुके हुए आवेश होने चाहिए, यानी स्थित होने चाहिए आवेश, है ना। यानी कि ऐसा ना हो गतिज अवस्था में हो। अगर गतिज अवस्था में आवेश होगा तो ये मान्य नहीं होगा, क्योंकि ये स्थिर आवेश के लिए है। ठीक है, तो कूलॉम का जो नियम दिया था वो दो आवेशों के लिए दिया था। समझिए, जैसे आपका एक आवेश मान लेते हैं कि ये है, और एक आवेश आपका ये है यहाँ पर। ठीक है नहीं, इस आवेश को मान लेते हैं Q1 और इस आवेश को माना जाता है Q2। ठीक है नहीं, क्या मान लेते हैं? Q2 मान लेते हैं। इनके जो बीच की दूरी है, इनके बीच की दूरी वो कितनी है? यहां से अगर हम बात करेंगे, इनके बीच की दूरी है R। कितनी है भाई? R दूरी है। इनके बीच की दूरी जो है आपकी वो कितनी है? R है। क्लियर? अब देखिए, ये दो आवेश हैं, ये कैसे हैं? समान प्रकृति के हैं। ये भी प्लस, ये भी प्लस। ऐसा नहीं हो सकता है कि, ऐसा नहीं है कि मतलब कि ये प्लस ही प्लस हैं दोनों। माइनस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। ये प्लस है तो ये माइनस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो दो आवेश हैं, अब ये क्या करेंगे, जब दो आवेश होते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षण करते हैं। और ये प्रतिकर्षण करेंगे तो ये इस पे बल लगाएगा, तो ये वाला आवेश इधर की साइड जाएगा, और ये वाला आवेश इस पे बल लगाएगा तो ये आवेश इधर की साइड जाएगा। तो यहाँ पर एक फोर्स लगेगा। कहने का मतलब इनके बीच में क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा। उस फोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। इसके द्वारा इस पे बल लगाया जाएगा और इसके द्वारा इस पे बल लगाया जाएगा। ठीक है नहीं, अब ये बल कैसा है? प्रतिकर्षण बल है, यानी कि इसमें आवेश दूर जा रहे हैं, यानी कि प्रतिकर्षित हो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर प्रतिकर्षण बल है। क्लियर? तो कूलॉम का नियम क्या कहता है? कूलॉम का नियम यह कहता है कि ये जो बल लग रहा है, चाहे आपका प्रतिकर्षण बल हो चाहे आपका आकर्षण बल हो, ठीक है नहीं, ये बल जो होता है इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। देखिए, समानुपाती का मतलब समझ लीजिए। समानुपाती का मतलब ये होता है कि जो चीज एक साइड, मान लीजिए, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि जो F जो है ना वो किसके समानुपाती है? वो Q के समानुपाती है। तो इसका मतलब ये है कि जो Q अगर बढ़ेगा ना तो F भी साथ साथ बढ़ेगा, यानी कि जितना ये बढ़ेगा उतना ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा। ठीक है नहीं, समझ में आएगा नहीं आया? तो ये इस प्रकार से है। तो यहाँ पर है क्या चीज? समानुपाती मतलब ये होता है कि दोनों ही साथ साथ बढ़े। ठीक, तो
अब यहाँ पर बताया गया है कि ये दोनों जो आवेश दिखाई दे रहे हैं इनके गुणनफल के समानुपाती होता है। क्या? प्रतिकर्षण बल हो या चाहे आकर्षण बल। तो जो ये बल लग रहा है ये बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो बल लग रहा है ना, बल एफ जो लग रहा है वो समानुपाती होता है Q1 इंटू Q2 के। क्लियर? ये नियम कहता है आपका कूलॉम का कि जो प्रतिकर्षण बल हो चाहे आकर्षण बल हो, इन दोनों आवेशों पर जो बल लग रहा है ना, बल, ये बल जो है वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। क्लियर? क्या होता है? समानुपाती। स्टूडेंट, तो यहाँ पर समानुपाती होता है। इसको अगर समीकरण फर्स्ट माना जाए, इसको समीकरण क्या मान लेते हैं? फर्स्ट मान लेते हैं। दूसरा क्या कहता है? यही बल, प्रतिकर्षण बल जो आपको दिखाई दे रहा है, या प्रतिकर्षण बल हो चाहे आकर्षण बल हो, कुछ भी ले सकते हैं, तो यही बल जो होता है इस पर डिपेंड करता है इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रम मतलब यह उल्टा सिस्टम है, अगर एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। ठीक है नी? तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है नी? इस प्रकार से वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यदि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। ठीक है नी? इस प्रकार से। तो ये समीकरण कौन सा हो गया? आपका सेकंड हो गया। क्लियर? क्या हो गया? सेकंड। अब देखिए होता क्या है, अगर आप इन दोनों समीकरणों को संयुक्त करोगे, समीकरण फर्स्ट, किसको? समीकरण समीकरण फर्स्ट व सेकंड, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को सम्मिलित कर दीजिए। सम्मिलित, ठीक है नी? सम्मिलित, अगर सम्मिलित किया जाता है, ठीक है नी, करने पर, जब सम्मिलित करोगे तो क्या होगा समझिए। जब इसको सम्मिलित करेंगे तो आपको देखिए ये वाला पार्ट आपको एक साथ दिखाई दे रहा है, तो F प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 इंटू Q2 और वट्टे में जो है आपका R स्क्वायर। ठीक, क्लियर? प्रोपोर्शनल का साइन यहां से हटेगा तो यहाँ एक नियतांक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नियतांक, जिसे हम K बोलेंगे, और Q1 और Q2 गुणा साइन आंसर हटा देंगे, गुणा ही होता है बीच में वैसे तो, R स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। यहाँ जो K की वैल्यू जो होती है स्टूडेंट, वो K की वैल्यू क्या होती है? K एक नियतांक है। क्या मैं आपको बता देता हूँ ये क्या है? नियतांक, नियतांक है। क्लियर? लिखते जाना है, ये नियतांक है। अब इसकी जो वैल्यू होती है ना के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट। इस वैल्यू को जब यहां रखेंगे तो फॉर्मूला बनेगा आपका F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 वट्टे में R स्क्वायर। दैट इज फॉर्मूला, यानी कि ये आपका फॉर्मूला निकल के आता है। अगर दो आवेश होंगे तो उन पर जो बल लगेगा वो इतना लगेगा, इससे हम निकाल सकते हैं। अब चाहे प्रतिकर्षण हो चाहे आकर्षण हो, हम निकाल सकते हैं कि यहाँ बल कितना लग रहा है। बस हमें आवेश का मान पता होना चाहिए। आवेश जो है समान प्रकृति के हैं तो क्या होगा? प्रतिकर्षण। अगर विपरीत प्रकृति के हैं तो क्या होगा? आकर्षण होगा। क्लियर? तो इस प्रकार से, तो ये बल जो होती है एक सदिश राशि होती है, इसलिए इस पर वेक्टर लगा सकते हैं। इस प्रकार से आप वेक्टर लगा दें तो अच्छा रहेगा। ठीक है नहीं? तो कूलॉम का जो नियम है केवल बल के बारे में बताता है, दो आवेशों के मध्य बल। ठीक है, अब इसकी परिभाषा क्या होती है? इसकी परिभाषा यहीं से बनती है। क्या बनती है? कि नहीं दो आवेश, आप दो आवेश जरूर लेना। देखिए यहाँ परिभाषा लिखते कैसे हैं, यहाँ परिभाषा लिखने का तरीका ये है कि आप कैसे लिखना है कि यहाँ देखिए एकल आवेश के लिए ये नियम लागू तो होता नहीं है, तो आप दो आवेशों के लिए इसको बोलेंगे। ठीक है नहीं? तो कि नहीं दो आवेश, ठीक है नहीं, क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि नहीं दो आवेश। चलिए मैं लिख देता हूं साथ साथ, लिखेंगे आप कि नहीं दो आवेश, दो आवेश, कि नहीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला, ये वाला जो बल्ब दिखाई दे रहा है, मध्य लगने लगने वाला आकर्षण, आकर्षण, या हम कह सकते हैं प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के, उन दोनों उन दोनों आवेशों की गुणनफल, गुणनफल
गुणनफल के समानुपाती किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या हम प्रतिकर्षण बल, ठीक है ना, बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, उल्टा मतलब, ठीक है नहीं, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है नहीं, होता है। इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही कूलॉम का नियम कहा जाता है। बस इतना ही आपको लिखना है और यही कूलॉम का आपका नियम होता है। क्लियर, आपको इसको नोट कर लेना है जो मैंने बताया है। मैंने क्या कहा, इसकी परिभाषा क्या कहती है, यहीं से बनाई है मैंने परिभाषा। क्या बनाई है, कि नहीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ठीक है नहीं, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसी को हम कहते हैं कूलॉम का नियम, और ये इसका फॉर्मूला होता है जैसा मैंने आपको बताया है। इन दोनों को सम्मिलित किया इस प्रकार से कि यहाँ पर एक नियतांक होता है, के की वैल्यू होती है 1/4πε0, और इसका अच्छा एक और बात मैं बताऊंगा आपको, इसी जो मान होता है ना इसका, वो कितना होता है, वो होता है 9 × 10⁹, ठीक है नहीं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ये इसका मान होता है, ठीक है, याद कर लेना। 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, इसका ये मान होता है। क्लियर, इसी में आपका जो एप्सिलॉन नॉट है ना, इसकी जो वैल्यू कितनी होती है बता देते हैं। यहाँ पर इसकी वैल्यू होती है 8.85, वैसे तो आपको दिया जाएगा, पेपर के पीछे देता है, ठीक है नहीं, 8.85 × 10⁻12, ठीक है नहीं, -12 कूलम स्क्वायर प्लस बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका होता है क्या, मान होता है। इसको भी आपको तैयार कर लेना है ताकि आपको अगर बोर्ड एग्जाम में आए तो डायरेक्ट आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, पेपर को पीछे पढ़ के नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। ये छोटी मोटी वैल्यू है। तो ये है आपका कूलॉम का नियम। उम्मीद करते हैं कूलॉम का नियम आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम देखने वाले हैं यहाँ पर गॉस का नियम। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं गॉस की प्रमेय। इसे हम गॉस का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गॉस का नियम भी कहते हैं। तो गॉस की प्रमेय क्या होती है, देखिए ये गॉस ने दिया था और ये वैद्युत फ्लक्स से संबंधित है। किससे संबंधित है, वैद्युत फ्लक्स से संबंधित है। तो यानी कि फ्लक्स का मतलब किसी भी पृष्ठ से बल रेखाओं का निकलना फ्लक्स कहलाता है। किसी भी पृष्ठ से बल रेखाओं का निकलना फ्लक्स कहलाता है। वैद्युत फ्लक्स क्या कहलाता है, वैद्युत फ्लक्स कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर गॉस की प्रमेय जो है क्या कहती है, गॉस की प्रमेय जो कहती है वो ये कहती है, गॉस की प्रमेय कहती है किसी बंद पृष्ठ से पारित फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से पारित फ्लक्स उस बंद पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का बीजगणितीय योग तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। जो वैद्युत फ्लक्स पारित हो रहा है वो, ठीक है नहीं। तो ये गॉस की प्रमेय कहती है। और इस गॉस की प्रमेय को अभी आपको समझ में नहीं आई होगी, ठीक है नहीं, तो मैं आपको समझाता हूं, बस समझ लीजिए। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपका क्या होता है, जैसे आपका एक पृष्ठ, ये आपका एक पृष्ठ यहां पर हमने ले लिया, ठीक है, इस प्रकार से एक पृष्ठ है और यहां पर हमने कोई एक आवेश ले लिया। ऐसा नहीं है कि आवेश यहीं लिया है, केंद्र पर लिया है। अरे केंद्र पे मत लीजिए, ये गोला है, गोला समझते हो ना, गोला का मतलब होता है गेंद, गेंद जैसा है और गेंद के बीच में कहीं पर आवेश डला है, गेंद पर डाल दीजिए कहीं पर आवेश, तो वहां आवेश पड़ा हुआ है, ये प्लस आवेश मान लीजिए। तो आपको पता है कि ये प्लस आवेश जो है यहां से बल रेखाएं छोड़ेगा और ये बल रेखाएं इस प्रकार से निकलेंगी, ऐसे निकलेगी, ऐसे करके ये बल रेखाएं निकलेंगी यहां से। ये बल रेखाएं जो है इस प्रकार से यहां से निकलेंगी। बताइए, बल रेखाएं यहां से निकलेंगी इस प्रकार से, आप देख सकते हैं ये सारी की सारी बल रेखाएं यहां से निकल रही हैं। क्योंकि प्लस आवेश है तो प्लस आवेश से बल रेखाएं बाहरी तरफ गति, इन्हें कहते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है नहीं। तो अब इस पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकला, फ्लक्स क्या होता है, किसी पृष्ठ से पारित बल रेखाएं, निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या को फ्लक्स कहा जाता है।
तो यहाँ पर कितना फ्लक्स निकला है, तो गॉस ने बताया था किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स या पारित फ्लक्स, पारित मतलब गुजरने वाला, ठीक है ना, किसी बंद पृष्ठ से पारित फ्लक्स उस बंद पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का बीजगणित योग। अब हम बीजगणित योग क्यों कह रहे हैं, यहाँ एक आवेश हमने लिया है अभी, अगर कहीं ऊपर के एक और आवेश होता फिर एक और होता फिर, इसका मतलब उन सबका बीजगणित योग कीजिए, जोड़ दीजिए सबको, ठीक है ना। तो उस बंद पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का बीजगणित योग तथा निर्वात की विद्युतशीलता। देखिए निर्वात की विद्युतशीलता का मतलब यह है कि जिस माध्यम में ये रखा है तो उसकी भी यहाँ पर अंदर बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, यानी कि जिसमें ये चीज रखी गई है, ठीक है, हवा है तो हवा के लिए इस प्रकार से। तो निर्वात की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता का अनुपात किसके बराबर होता है, वैद्युत फ्लक्स के बराबर होगा, जो फ्लक्स यहां से गुजर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो वैद्युत फ्लक्स पारित हो रहा है, यहाँ पर जो वैद्युत फ्लक्स पारित हो रहा है वो किसके बराबर होगा, सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, इसके बराबर होगा, ठीक है ना। इसके बराबर आपको देखने के लिए मिलेगा, किसके बराबर देखने को मिलेगा, इस प्रकार से। तो ये तुम्हारा क्या होगा, इस प्रकार से हो जाएगा। यानी कि यह है कि गॉस की प्रमेय क्या कहती है, गॉस की प्रमेय कहती है आपकी कि किसी बंद पृष्ठ से पारित फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से पारित फ्लक्स उस बंद पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का बीजगणित योग तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात किसके बराबर होता है, वैद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। तो इसे हम फाई ई से दिखा सकते हैं, क्लियर, इस प्रकार से हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया। तो अब इसको लिखना किस प्रकार से है, बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो चलिए मैं सारा कुछ यहां से हटा करके मैं पुनः इसको लिख देता हूं उसी प्रकार से जो मैंने बोला है वही, ठीक है। यानी कि देखिए गॉस की प्रमेय की मैंने परिभाषा यहाँ पर लिखी है। परिभाषा का मतलब ये है कि नियम ही है ये, ठीक है, ये परिभाषा नहीं है, यानी कि एक नियम है। नियम क्या कह रहा है, किसी बंद पृष्ठ से पारित वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा घिरे आवेश का बीजगणित योग, जो आवेश घिरा हुआ था, मैंने अभी आपको समझाया था कि जो आवेश घिरा हुआ होता है उसका, ठीक है नहीं। यानी कि इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी आवेश वगैरह है, जो आवेश यहाँ पर मान लेते हैं कि ये प्लस क्यू आवेश है, तो यहाँ से बल रेखाएं निकलेंगी, आपको पता है यहाँ से क्या निकलेंगी, बल रेखाएं निकलेंगी, इस प्रकार से बल रेखाएं निकलती हैं, ठीक है नहीं, इस प्रकार से यहाँ से क्या निकलेंगी, बल रेखाएं निकलेंगी इस प्रकार से, ठीक है। तो ये वैद्युत फ्लक्स होता है, क्योंकि जब किसी पृष्ठ से बल रेखाएं निकलती हैं तो उस घटना को कहते हैं फ्लक्स। क्या कहते हैं, फ्लक्स। ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं जो यहाँ से निकल रही हैं, तो इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, फ्लक्स बोला जाएगा। अब ये फ्लक्स जो है, जो यहाँ से पारित हो रहा है, ये फ्लक्स, वो फ्लक्स इसके बराबर होता है, इसके अंदर कितना आवेश है उसका बीजगणित योग कीजिए, ठीक है ना, जोड़ी, और उसका जो वैद्युतशीलता है, निर्वात की वैद्युतशीलता यहाँ पर ये रखा गया है, इसके अंदर मान लीजिए निर्वात है, उस निर्वात की वैद्युतशीलता जो है उसका अगर अनुपात देखेंगे, क्योंकि भाई वो अवरोध पैदा करेगा ना वैद्युत फ्लक्स के अंदर थोड़ा बहुत, तो वो उसको भी, उसके मान को भी क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ना। तो एप्सिलॉन नॉट का जो अनुपात होता है उसके बराबर होता है। तो कहने का मतलब ये जो फाई जो होता है, फाई ई जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है आपका सिग्मा क्यू वटे एप्सिलॉन नॉट, इसके बराबर होता है, ठीक है, इसके बराबर होता है। तो फाई ई बराबर होता है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, इस प्रकार से। अब सिग्मा की वैल्यू क्या हो सकती है, देखिए यहाँ पर आपने क्यू लिया था, मैं इसको Q1 मान लूं, Q1 मान लीजिए, एक और आवेश आपका Q2 है, एक और आवेश आपका Q3 है, एक और आवेश का आपका Q4 है, इस प्रकार से। तो अगर मुझे सिग्मा का वैल्यू चाहिए तो कैसे निकालेंगे, इसको लगाते कैसे हैं, तो सिग्मा की वैल्यू पहले वैल्यू निकालेंगे, सिग्मा क्यू क्या होगा, आप जोड़िए Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, इन सभी को जोड़िए, एप्सिलॉन नॉट से भाग लगा दीजिए, ठीक है ना, इसको उठाइए और एप्सिलॉन नॉट से भाग लगा दो। इसमें जब हम भाग लगा देंगे एप्सिलॉन नॉट से तो बस आपका क्या निकल आएगा, फ्लक्स निकल आएगा। निकलेगा नहीं निकलेगा, बताइए, यहाँ से आपका फ्लक्स निकल के आएगा, जब इसमें भाग लगा देंगे तो आपका फिर यही निकल आएगा, निकलेगा नहीं निकलेगा, यही निकल आएगा। तो इस प्रकार से गॉस की प्रमेय होती है, क्लियर। तो आपको समझ में आया कि गॉस की प्रमेय क्या है। अभी देखिए ये फॉर्मूला आया कहां से, अभी हम इसको भी ड्राइव करेंगे, क्योंकि देखेंगे कि यानी कि इसकी उपपत्ति कैसे हुई है, प्रूव करेंगे इस फॉर्मूला को। तो पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, तभी तो 5 अंक का देखने के लिए मिलता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है नहीं। तो पहले आप इस नियम को समझ लीजिए, किसी बंद पृष्ठ से पारित वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा घिरे आवेश का बीजगणित योग सिग्मा क्यू
तथा निर्वात की वैद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। इसे हम क्या कहते हैं, गॉस की प्रमेय कहते हैं। क्लियर, ये डायग्राम है इसका, आप बना सकते हैं और ये इसका फॉर्मूला है, किस प्रकार से लगाते हैं वो मैं समझा दिया। अगर हम मान लो ये Q4 जो है अगर माइनस में होता तो यहाँ माइनस चिन्ह लेते, अगर ये मान लो 2 जो है Q2 ये माइनस में होता तो इसके माइनस में ले लेते, ठीक है नहीं, इस प्रकार से वहां पर रख देते, बीजगणित प्रयोग करते चिन्ह के साथ। चलिए अब इसको इसकी सोच लीजिए। अब हम यहाँ पर देखते हैं इसकी उपपत्ति। तो चलिए स्टूडेंट अब हम बात करते हैं इसकी उपपत्ति की, बात करते हैं गॉस की प्रमेय की उपपत्ति किस प्रकार से होती है उसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि यहाँ पर देखिए एक आवेश को लेना है, एक आर त्रिज्या का हमने एक गोला लिया है, गोला यानी गेंद की तरह का होगा, और उसमें इस आवेश को रखा है, यानी कि उसको केंद्र पर हमने रख दिया है, ठीक है नहीं, केंद्र पे कहाँ रख दिया है, केंद्र पे, यानी ओ केंद्र पर रखा गया है। और त्रिज्या कितनी है उसकी, आर है। गोला की जो मतलब हम बात कर रहे हैं, गोला वो जो त्रिज्या का है, कितनी त्रिज्या है उसकी, कैपिटल आर है। कैपिटल आर त्रिज्या के गोले में इसको केंद्र पर रखा गया है, किसको, क्यू आवेश को। आपने इस डेरिवेशन को कई टीचरों के माध्यम से देखा होगा अलग तरीका से, ठीक है नहीं, परंतु आज आपको पता पड़ेगा कि किस प्रकार से ये अलग से भी किया जा सकता है, वो सिंपल तरीका से, ज्यादा बड़ा लेंथी नहीं, इतना ही कुछ है। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या होगा कि ये आपका ओ केंद्र है, इस पे आपका ये प्लस क्यू आवेश रखा गया है। क्लियर, अब यहाँ से क्या होगा, इस प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी, आपको पता है। तो ये आवेश केंद्र पे रखा गया है, तो यहाँ से बल रेखाएं इस प्रकार से निकलेंगी, इस प्रकार से बल रेखाएं निकलेंगी, ऐसे करके यहाँ से बल रेखाएं निकलेंगी, आप समझ सकते हैं, इस प्रकार से सारी यहाँ से बल रेखाएं निकलेंगी, ऐसे करके, ठीक है। क्लियर, यहाँ से बहुत सारी क्या होंगी, बल रेखा निकलेंगी। अब यहाँ से भी बल रेखा निकलेगी बाहर, ऐसे करके। क्लियर, तो ये बल रेखा यहाँ से क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी। तो आप यहाँ पर देखिए ये विद्युत बल रेखाएं जब यहाँ से निकलेंगी इस प्रकार से, तो यहाँ फ्लक्स होगा, क्या होगा, फ्लक्स होगा। क्लियर, तो आपको लिखना क्या, सबसे पहले लिखना है कि माना एक प्लस क्यू आवेश एक आर त्रिज्या के गोलाकार बंद पृष्ठ से घिरा है, ये घिरा हुआ है इस प्रकार से, तब चित्रानुसार निम्न गणना करने पर, हमें इसमें कुछ गणना करनी पड़ेगी और कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपको करना क्या है, सबसे पहले आप इस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे कि इस आवेश के कारण इस पर कितना, पृष्ठ पर जो यहाँ पर पृष्ठ दिखाई दे रहा है, इस पृष्ठ पर कितना मतलब विद्युत क्षेत्र है, ठीक है नहीं। हमें करना क्या है, इस प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ पर हम इस पृष्ठ पर निकालेंगे पहले विद्युत क्षेत्र। तो मान लेते हैं कि ये पृष्ठ जो है पी बिंदु मान लेते हैं, यहाँ पर क्या मान लिया हमने, एक पी बिंदु मान लिया यहाँ पर, और इससे आर दूरी पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो निकालिए यहाँ पर। तो आपको करना क्या है, सबसे पहला स्टेप तो आपका यही होगा, क्या होगा कि ये प्लस क्यू आवेश दिखाई दे रहा है, प्लस क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर लिए गए बिंदु पी, यानी कि पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां पर जो तीव्रता हो कितनी होगी, तीव्रता आप खुद देखिए, आर दूरी पर निकाल रहे हैं और ये हमने डेरिवेशन कर रखा है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आर यहाँ पर क्या है, कैपिटल आर, तो आप कैपिटल आर बनाएंगे, ठीक है नहीं। ऐसी बात नहीं कि मैंने यहाँ पर कैपिटल आर नहीं लिया है, आप ए आर स्मॉल आर कुछ भी लीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर कैपिटल आर ही लीजिए, आर स्क्वायर। क्लियर, तो ये आपका यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है, ये निकल के आएगा, ठीक है नहीं, यानी इस बिंदु पी पर। अब देखिए करना क्या है, ये विद्युत क्षेत्र निकाल लिया, इतना होगा इसका मान, मतलब आर दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र होगा इतना होगा। अब हम इस पृष्ठ से कितना विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है वो भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या पहले हमें यहाँ पर निकालनी होगी। अब इस पृष्ठ से कितनी बल रेखाएं निकलेंगी तब हमें क्या होगा, फ्लक्स निकाल पाएंगे। तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पर एक पृष्ठ जो दिखाई दे रहा है इस बिंदु पी पर ही आपको क्या करना है कि एक छोटा सा पृष्ठ मान लेंगे, ऐसे करके। ये छोटा सा आपको क्या ले लिया, इसको पी को हटा देते हैं यहाँ पे, अभी एक छोटा सा एक पृष्ठ यहाँ पर हम ले लेंगे, क्या ले लेंगे, छोटा सा पृष्ठ, ठीक है। इस पर हमने एक पृष्ठ ले लिया, यहाँ पर एक छोटा सा पृष्ठ यहाँ पर आप ले लेंगे इस प्रकार से, ऐसे करके। तो यहाँ आपने जो पृष्ठ लिया है इस पृष्ठ से हमें फ्लक्स निकालना है। अब ये पृष्ठ जो लिया है हमने, इस पे
ये कितना है, ये ds है, कितना है ds। और इसकी अगर हम बात करेंगे क्षेत्रफल सदिश की तो इसकी डायरेक्शन यही होगी, यानी ds वेक्टर। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत जो होता है वही क्षेत्रफल सदिश होता है, ठीक है नहीं। तो ये आपका पृष्ठ, हमने छोटा सा पृष्ठ लिया, कौन सा लिया है, ds लिया है, यानी कि इसे हम अल्पांश कह सकते हैं, इस पृष्ठ का छोटा सा हिस्सा, छोटा सा, ठीक है नहीं, ds लिया। ये पूरा s है तो छोटा सा क्या हो जाएगा, ds, ठीक है। तो अब इससे कितना फ्लक्स निकलेगा वो हम निकालेंगे। तो हम सबसे पहले निकालेंगे ds से पारित फ्लक्स। तो आप यहां पर निकालेंगे ds पृष्ठ से, ds पृष्ठ से पारित फ्लक्स, पारित फ्लक्स। अब देखिए इससे फ्लक्स से आप निकालोगे तो कैसे निकल के आएगा। आप फ्लक्स का तो जानते ही परिभाषा क्या होती है, यानी फ्लक्स बराबर होता है E इंटू मतलब E डॉट ए, यानी कि कितना क्षेत्रफल से गुजर रहा है, तो वो ds क्षेत्रफल से इसका गुजर रहा है पृष्ठ से। तो यहाँ पर फ्लक्स देखिए छोटा सा पृष्ठ है तो फ्लक्स भी छोटा ही होगा, तो यहाँ हो जाएगा डी फाई ई बराबर जो होगा E वेक्टर डॉट, ए वेक्टर नहीं लेंगे, यहाँ पर ds वेक्टर लेंगे। क्या लेंगे, ds वेक्टर। ये क्षेत्रफल सदिश इसका जो है, पृष्ठीय सदिश बोलेंगे इसको, है ना, ये इसमें हमने लिया है ds वेक्टर। क्लियर। अब देखिए आप यहां पर इसको अगर मैं यहां से हटाऊंगा, यानी कि इससे यहां से ये हटाएंगे डॉट, तो ये क्या आएगा, ये आएगा आपका E ds cos थीटा। अब थीटा कितना है आप खुद देखिए यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर थीटा कैलकुलेट करोगे तो देखिए जिस डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र है उसी डायरेक्शन में क्षेत्रफल सदिश है। तो कोण कितना बना यहाँ पर, थीटा, डिग्री कितना है, वो है आपका 0 डिग्री, कितना है 0 डिग्री। यानी कि जिस डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र उसी डायरेक्शन में पृष्ठ है, पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश है कह सकते हैं, तो वो उसी डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जो आपका थीटा बना वो 0 डिग्री बना। तो इस कंडीशन में आप यहां पर रखोगे तो क्या निकल के आएगा, निकल के आएगा डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई डी एस कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 का मान कितना होता है 1 होता है, तो ये हो जाएगा ई डी एस, क्योंकि आपका हो जाएगा ई डी एस। क्लियर, यहां तक क्लियर बताइए आपको, यहां तक क्लियर है तो चलिए आगे चलते हैं। इतना आप नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। अब मैं ऊपर वाला जो भी है उसे साफ कर दूंगा, आगे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए अब इसको आगे लेके चलते हैं। तो कितना हो गया, ये हो गया आपका डी फाई ई बराबर जो निकल के आया, डी फाई ई जो निकल के आया आपका, वो कितना निकल के आया है, ये निकल के आया आपका ई डी एस, यहाँ पर ई डी एस। क्लियर, ये छोटे से के लिए है, आप अब संपूर्ण के लिए निकालेंगे, ठीक है नहीं। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालिए आप, संपूर्ण पृष्ठ A2। अगर संपूर्ण पृष्ठ इसमें निकालोगे तो इसका समान करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा फाई इंटीग्रेशन डी फाई ई। क्लियर, ये भी ई होगा, ठीक है। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, अब डी फाई ई की वैल्यू क्या है, ईडीएस, ठीक है नहीं, ईडीएस है, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा ई डी एस, ई तो बाहर निकल आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा फाई ई बराबर जो हो जाएगा, ई जब यहाँ बाहर निकल के आएगा अंदर रह जाएगा डी एस। क्लियर, इतना रह जाएगा। अब देखिए डी एस क्या है, डी एस है इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो डी एस होगा वो क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। आप लिख लेंगे क्योंकि डी एस जो होता है वो किसके बराबर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर है। क्लियर, आप लिख लेंगे, ठीक है ना। तो आप यहां पर रखेंगे उस वैल्यू को, यहां पर रखेंगे। चलिए मैं इसको नीचे से हटा देता हूं और इसको साइड से लिख देता हूं यहां पर कहीं पर, ठीक है नहीं, क्योंकि इसका हम प्रयोग करेंगे। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है, इसका भी हम यूज करेंगे। अब मैंने यहां पर लिख दिया है, चलिए मैं इसको यहां से हटा देता हूं। तो अब यहां पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका, अगर यहां से करोगे तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर जो हो जाएगा आपका ई यहां से, और इसका गुणा में हो जाएगा 4 पाई आर उसके, ये हो जाएगा। क्लियर, अब ई की वैल्यू उठाइए यहां से, जो हमने मान रखा था उसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, तो वहां से हम रख देंगे।
तो इक्वेशन फर्स्ट से यानी कि समीकरण आप फर्स्ट मान लीजिए उसको, समीकरण फर्स्ट से ठीक है नहीं, फर्स्ट से ई का मान रखेंगे। अब ई का मान आप यहाँ पर रखा जाएगा तो कितना हो जाएगा, फाइव ई बराबर हो जाएगा, ई की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू अपॉन में है आर स्क्वायर, क्लियर, और इनटू में कितना है 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए आप 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो आपका कितना निकल के आया, ये निकल के आया 5 ई बराबर, बचा केवल आपका यहाँ पर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब आप देखिए जो हम चीज निकालना चाहते थे वो चीज निकल के आई है, यानी कि 5 ई बराबर गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यही तो गॉस का नियम होता है। अब इसी को क्या लिख देते हैं, ये केवल यहाँ पर एक आवेश था, और भी आवेशों के लिए निकालोगे फिर उसको सबको जोड़ देना तो आपका निकल के आएगा। तो यही फॉर्मूला बन जाता है किसके लिए, ज्यादा के लिए, यानी कि ऐसे बन जाता है तो 5 ई बराबर निकल के आता है सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, इस प्रकार से बन जाता है। तो देखिए इस प्रकार से इसको प्रूफ किया जाता है, बड़ा ही सिंपल है। यानी कि पहले आपको क्या करना है, एक पृष्ठ लेना है और उस पृष्ठ के मतलब गोल, पहले आपको करना क्या है, एक आवेश लेना है और उसको एक बंद पृष्ठ द्वारा घेर देना है, यानी कि एक गोला द्वारा जो जिसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर या स्मॉल आर कुछ भी मानिए, ठीक है, उसके द्वारा घेर देंगे। अब आपको पता है कि ये आवेश यहां से जब बल रेखाएं देगा तो इस पृष्ठ से पारित होंगी, तो ये फ्लक्स निकालना है हमें, कितना फ्लक्स है इसका, है ना। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस जो केंद्र पर रखा है तो यहां से हम आर दूरी पर निकालेंगे कि इसका कितना विद्युत क्षेत्र है। तो हमने पहले निकाल लिया कि इतना विद्युत क्षेत्र है, ये हम जानते हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, तो इस प्रकार से निकाल लेंगे, ये निकल आएगा। अब देखिए अब हमें फ्लक्स निकालना है, कितना निकल रहा है, तो बल रेखाएं काउंट करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले आपको छोटे से पृष्ठ से इसकी बल रेखाएं निकालेंगे कि कितना फ्लक्स यहाँ से निकल रहा है। तो यहां से छोटा पृष्ठ ले लिया डीएस, और इसका क्षेत्र सदिश आता है उसी की डायरेक्शन में, क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ के लंबवत होता है, तो पृष्ठ ऐसे लिया है तो इसके लंबवत होगा, ठीक है ना, तो उसी डायरेक्शन होगा जिस डायरेक्शन में आपका विद्युत क्षेत्र है। तो यहाँ थीटा कितना होगा, यहाँ थीटा की जो वैल्यू होगी वो थीटा कितना होगा, वो 0 डिग्री होगा, क्लियर, इस प्रकार से। तो यहाँ से फ्लक्स निकाल लेंगे, छोटे से के लिए जब फ्लक्स निकाला, वो छोटे से फ्लक्स का हम क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे समपूर्ण के लिए। तो आप इस प्रकार से करेंगे, जो डीएस होता है वो 4 पाई आर उसके बराबर होता है, क्योंकि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो 4 पाई आर उसके के ही बराबर होता है। तो बस आपको करना क्या है, वही वैल्यू आपको यहाँ रख देनी है। ई का मान समीकरण फर्स्ट से, इसको हम समीकरण फर्स्ट मानेंगे, इस वाले को समीकरण फर्स्ट मानेंगे और इसको यहाँ पर रख देंगे, और सारा कुछ कट पिट के ये आ जाएगा निकल करके, और यही आपका गॉस की प्रमेय का व्यंजक होता है, क्लियर। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि गॉस की प्रमेय क्या होती है। कूलॉम का नियम भी मैंने आपको समझा दिया है, बहुत ही सिंपल तरीका से इसको समझाया गया है, ऐसे आपने कहीं पर भी नहीं देखा होगा, क्लियर। तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं ओम के नियम की, किसकी बात करते हैं, ओम का नियम, ओम का नियम। अब ओम का नियम क्या है समझिए। सबसे पहले ओम का नियम है क्या कि ओम एक वैज्ञानिक थे, ओम क्या थे, एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो वो धारा किस पर निर्भर करती है, वो वोल्टेज पर निर्भर करती है। कैसे, आप देखिए, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, एक चालक लिया, ये चालक ले लिया, इस प्रकार से इस चालक में जब धारा प्रवाहित करेंगे, इस चालक में क्या करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे। अब कहां से आप देख सकते हैं, यहां से हम इसको वोल्टेज दे रहे हैं, क्या दिया हमने, वोल्टेज। तो यहां से इसको हमने वोल्टेज दिया, जब इसको वोल्टेज दिया जाएगा, जब इसको वोल्टेज दिया जाएगा यहाँ से, तो क्या होगा, ये प्लस है ये माइनस है, जब यहाँ से वोल्टेज देंगे तो क्या होता है कि इसमें धारा का प्रवाह होता है, क्या होता है, इसके अंदर धारा का प्रवाह होता है, ठीक है, यहाँ पर धारा का क्या होता है, प्रवाह होता है, इसके अंदर धारा प्रवाहित होती है, क्लियर। अब जैसे मान लीजिए यहाँ से वोल्टेज इस पर लगेगा, तो आपको पता है जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो इस चालक पर, इसके सिरों पर जब वोल्टेज बढ़ेगा तो वैसे वैसे धारा भी बढ़ती जाएगी, क्या होगी, धारा बढ़ती जाएगी, ठीक है नहीं। तो जैसे जैसे हम चालक का वोल्टेज बढ़ाते हैं, यानी कि चालक के सिरों का वोल्टेज बढ़ाते हैं, वैसे वैसे धारा के मान में परिवर्तन देखने को मिलता है, यानी धारा भी बढ़ती है। इसका मतलब ये है, वोल्टेज बढ़ा तो धारा भी बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि जो विभव है ना, वो धारा की समानुपाती है। कैसा है, धारा की समानुपाती, कहने का मतलब जो विभव होता है वो धारा के समानुपाती होता है। यही तो ओम ने बताया था। ओम ने क्या बताया था कि जो विभव होता है ना, किस चालक के सिरे पर जो विभवांतर लग रहा है, वोल्टेज लग रहा है,
वो धारा के समानुपाती होता है, ये ओम ने बता दिया था, ठीक है नहीं। तो ये जैसे मान लीजिए अब वोल्टेज को आप बढ़ाओगे, वोल्टेज आपका बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ने पर धारा भी बढ़ेगी, ठीक है ना। अब इन्होंने एक चीज बताई थी कि ये स्थिति कब पता है कब उत्पन्न होती है, जब आपके चालक का, हम इस चालक का मतलब ये है कि विमाओं में कोई परिवर्तन ना करें, विमा में परिवर्तन ना करें। दूसरा, इसके जो तापमान है, तापमान में कोई परिवर्तन ना करें। जिस ताप पर आपने ये एक्सपेरिमेंट किया है उसी ताप पर करना है और उसी विमा पर करना है। चालक की जो लंबाई है, मान ली चालक की लंबाई आपने एल ली, ठीक है नहीं, तो एल ही रहनी चाहिए। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए था तो ए ही होना चाहिए, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, जितना है उसी तार पर आप चाहे कितने भी एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा जैसे ही आप यहां से प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो यहां आ जाएगा आर, तो यहां पर क्या आएगा, आर आएगा, आर आई, ठीक है नहीं। और ये आर जो होता है ये क्या होता है, एक नियतांक होता है। क्या होता है, नियतांक। क्लियर, समझिए, पहले आपको सारी कुछ जो थ्योरी है वो लिखवाई जाएगी, पहले समझिए। तो ये जो आर है, ये आर क्या है, एक नियतांक है जिसको हम कहते हैं प्रतिरोध। क्या कहते हैं, प्रतिरोध बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रतिरोध बोला जाता है। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट। धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को प्रतिरोध कहा जाता है। धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं, जो धारा के मार्ग में अवरोध पैदा करता है। तो देखिए ओम ने क्या बताया, जब किसी चालक के सिरों पर हम विभवांतर लगाते हैं तो उसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो धारा विभवांतर के क्या होती है, वोल्टेज के समानुपाती होती है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि वोल्टेज बढ़ने पर धारा का मान भी बढ़ता है। तो इसमें जो संबंध आता है वो कैसा आता है, इसमें संबंध जो आता है वो समानुपाती का संबंध आता है। क्लियर। आप यहां से देखिए, अगर आप यहां से आर निकालोगे तो निकल के आएगा वी अपॉन आई। क्या निकल के आएगा, वी अपॉन आई। ये आपका निकल के आया, आर की वैल्यू यहां से निकालेंगे और ये आपका ओम का नियम है, ठीक है नहीं, यहां से है ओम का नियम। आप देख सकते हैं कि इसमें जो संबंध होता है समानुपाती का संबंध होता है। आर बराबर वी अपॉन आई। अगर आप वी का मान बढ़ाओगे तो आई भी बढ़ेगा, इसका मतलब यह है कि साथ साथ बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे, साथ साथ बढ़ेंगे। तो ये आपका क्या होता है, इसका फॉर्मूला वगैरह होता है। क्लियर। तो ओम ने बताया था जब किसी चालक की भौतिक अवस्था या ताप में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है तो उसके सिरों पर जो लगने वाला विभवांतर होता है उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यानी कहने का मतलब यह है, जब किसी चालक की विमा या तापमान में, आप ऐसे लिख सकते हैं, जब किसी चालक की विमा तथा तापमान में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उस चालक के सिरों पर लगने वाला विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, तथा उसमें बहने वाली धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। यही क्या था, ओम का नियम था। क्या था, सुनिए पहले ध्यान से। किसी चालक के विमा तथा ताप में, मतलब तापमान में परिवर्तन किए बिना उसके सिरों पर लगने वाला विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। कैसा होता है, समानुपाती होता है। ठीक है नहीं, यही क्या था, ओम का नियम था। ठीक, वहां से आपका निकल के आया ये हमारा, ठीक है नहीं, इस प्रकार से। तो चलिए मैं यहाँ पर इस लैंग्वेज को लिख देता हूँ, उसके बाद आप उसको क्या कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। स्टूडेंट, आपको जो लैंग्वेज लिखनी है वो किस प्रकार से लिखनी है, लिखना है कि जब किसी चालक की विमा व तापमान में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों पर लगने वाला विभवांतर उस चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यही क्या होता है, ओम का नियम होता है। और आपको इस प्रकार से एक डायग्राम बनाना है और इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है नहीं, इसका मतलब V प्रोपोर्शनल I होता है। यानी कि माना अगर चालक के सिरों पर लगने वाला जो विभवांतर है वो V है और उसमें प्रवाहित धारा I है, तब क्या हो जाएगा, V प्रोपोर्शनल I हो जाएगा। यहाँ प्रोपोर्शन का साइन हटेगा तो यहाँ R आ जाएगा। R एक नियतांक होता है जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। जिसका जो मात्रक होता है ना, इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। इसका मात्रक क्या होता है, ओम। ठीक है नहीं, और ओम का जो प्रतीक होता है वो इस प्रकार से होता है। क्लियर, इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। अब V बराबर होता है IR, ये आप दे सकते हैं। ठीक है, तो R बराबर V अपॉन I होता है। अब देखिए इसमें होता क्या है, ये था ओम का नियम। ठीक है, ओम का नियम ने बस यही बताया था कि अगर हम किसी चालक के सिरों पर जो विभवांतर लगा रहे हैं वो हमेशा क्या रहता है, उसका और उसमें प्रवाहित धारा का जो अनुपात है ना वो नियत ही रहता है। परंतु उसकी चालक की ना तो विमा बदलनी चाहिए और ना तो लंबाई, यानी कि लंबाई मतलब विमा का मतलब यही होता है कि लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल नहीं बदलना चाहिए। और तापमान जितने पर कर रहे हो, कमरे के टेम्परेचर पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो आप
उसी टेम्परेचर पर 3-4 रीडिंग लीजिए और 3-4 रीडिंगों में आप देखेंगे तो वो मान जो आएगा वो आर का मान आएगा, वो नियत आएगा। क्या आएगा? नियत आएगा। जो आर एक नियतांक है उसकी वैल्यू क्या आएगी? एक फिक्स आएगी, नियत आएगी। ठीक है, तो यानी कि चाहे आप इसको कितना भी बढ़ा दीजिए और चाहे इसमें धारा जितनी बढ़ेगी, क्योंकि वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगी ना, तो धारा भी बढ़ेगी। आप इस वोल्टेज को कितना भी बढ़ा दीजिए परंतु फिर भी आपका जो मान आएगा वो नियत आएगा। जब आप इसको एक ही टेम्परेचर पर, एक ही विमा पर इसका रीडिंग लेंगे, 2-4 रीडिंग, 3-4 रीडिंग लेंगे तो आपका जो आर का मान आएगा वो नियत आएगा। क्लियर? तो यही क्या था? ओम का नियम था। यानी कि चालक के सिरों पर लगने वाला विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है जब चालक की विमा ना बदली जाए और तापमान ना बदला जाए, है ना? यही तो है। तो ये ओम का नियम है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब मैं इसका एक ग्राफ समझाने वाला हूं, उसके माध्यम से कोई क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको यहाँ पर नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट अब बात करते हैं वी आई ग्राफ। क्या होता है? ओम का जो वी आई ग्राफ होता है, मैं यहां लिख देता हूं वी आई ग्राफ। अब वी आई ग्राफ देखेंगे यहाँ पर, ठीक है नहीं? ओम का जो वी आई ग्राफ होता है वो क्या होता है आप समझिए। वी आई ग्राफ बनाने के लिए आपको ऐसे करके खींचना पड़ेगा, 2 लाइन खींचना पड़ेगा इस प्रकार से। एक तरफ लेना पड़ेगा आपको एक्स लेना पड़ेगा, एक तरफ आपको वाई लेना पड़ेगा। ठीक है, क्या लेना पड़ेगा? वाई लेना पड़ेगा। एक्स डायरेक्शन में आपको क्या लेना है? एक्स डायरेक्शन में आपको लेना है धारा को। क्या लेना है? धारा को लेना है। और वाई डायरेक्शन में आपको लेना है वोल्टेज को। क्या लेना है? वोल्टेज को, वी को लेना है। क्लियर? इस प्रकार से लेना है। अब देखिए यहाँ पर तो 0 है इस प्रकार से। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जो वी जो होता है, जो बी जो होता है वो क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है आई की। इसका मतलब ये है कि वोल्टेज बढ़ने पर धारा बढ़ेगी। तो मैं इसकी वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो इसका मतलब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे धारा बढ़ेगी। तो इसमें जो ग्राफ बनता है वो धारा वो कैसा बनता है? इसका जो स्लोप होता है, इसकी ढाल जो होती है वो कैसी आती है? वो एक सीधी रेखा आती है इस प्रकार से, ऐसे करके एक रेखा आएगी इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो बनता है कोण उसे हम थीटा बोलते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप टेन थीटा निकालोगे तो किस प्रकार से आएगा? आप यहाँ पर एक काम कीजिए, यहाँ लंब डाल दीजिए। तो यहाँ पर आप टेन थीटा निकालोगे कैसे निकल जाएगा? इसकी जो ढाल है वो कैसे निकल के आएगी? इसकी जो ढाल निकालोगे वो कैसे निकल के आएगी? आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है ना वैसे वैसे धारा भी आपकी क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ का देखेंगे तो यहाँ पर धारा अलग होगी, यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा? अलग होगा। तो अगर आप यहाँ पर टेन थीटा निकालोगे तो निकल के आएगा टेन थीटा। क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब तो ये हो गया और लंब क्या है? वी है आपका। तो वी अपॉन आधार कितना है? आई है। तो इस प्रकार से आई हो जाएगा, वी अपॉन आई हो जाएगा। क्लियर? तो टेन थीटा निकल के आया आप किसके बराबर? आप देख सकते हैं वी अपॉन आई के। और यही किसके बराबर होता है? आर के बराबर होता है ना? तो इसका मतलब यह है कि यही तुम्हारा जो होता है वो किसके बराबर होता है? आर के भी बराबर होता है। इसका मतलब यह है कि स्लोप पे भी निर्भर करता है, ढाल पे, यानी कि इसकी जो ढाल है उस पे भी निर्भर करता है आपका ये प्रतिरोध जो होता है। तो हम कह सकते हैं जो टेन थीटा है ना वो टेन थीटा आर के बराबर होता है। क्लियर? यानी कि थीटा जितना होगा उतना ही आपका प्रतिरोध होगा। क्या होगा? प्रतिरोध होगा। कहने का मतलब ये है इससे। ठीक है, अब आप समझिए कैसे। आप एक क्वेश्चन समझिए इसका। ऐसे करके आपका ग्राफ दिया है, इसमें एक चालक आपका समझ लीजिए एक ये है और एक चालक ये वाला है। मान लीजिए ये ए है और ये आपका बी है। क्लियर? इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। और इसमें इसका जो कोण है इस वाले का वो θ1 है और इस वाले का जो कोण है वो कितना है? θ2 है। अब आपसे कहा जाता है कि बताइए किसका प्रतिरोध ज्यादा होगा? किसका प्रतिरोध ज्यादा होगा? तो आपको प्रतिरोध निकालना है तो आपको समझिए कि इस वाले में आप tan थीटा लगाओगे तो क्या आएगा? तो आएगा आपका tan θ1 है, इसमें 1 है। तो ये आपका लंब यानी कि ये विभव होता है, आपको पता है ये विभव होगा। तो इसको V1 ले लीजिए और इसका जो धारा है उसे I1 ले लीजिए। ठीक है नहीं? ऐसे ही आप इसको लेंगे यहाँ पर, इस वाले को यहाँ पर लेंगे तो इसका जो कोण बन रहा है और इसकी हम धारा लेते हैं I2 और इसका जो विभव लेंगे हम उसको V2 लेंगे। क्या लेंगे? V2 लेंगे, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं ये है, इसमें ये V2 है। क्लियर? तो इसका मतलब यहाँ पे पहले लगाइए तो निकल के आएगा V1 अपॉन में I1। क्लियर? इस प्रकार से। अब आप इसका देखेंगे तो कितना है कि यहाँ पर tan θ2 ये कितना हो जाएगा? V2 अपॉन में I2। क्लियर? इस प्रकार से। अब आप यहाँ पर देखिए कि θ1 और θ2 किसका कोण ज्यादा है? आप देखेंगे तो ये देखिए ये सभी किसके बराबर होंगे? R1 के बराबर होगा, ये R2 के बराबर होगा।
अब आपने पढ़ रखा है कि टेन थीटा जो होता है वो आर के बराबर होता है, तो यहाँ पर जो टेन आपका जो दिया है टेन थीटा वन जो दिया है वो किसके बराबर होगा, आर वन की, और यहाँ पर जो टेन थीटा टू जो होगा वो किसके बराबर होगा, आर टू के बराबर होगा। क्लियर। तो आप देखिए किसका कोण बड़ा है, कोण जिसका बड़ा होगा ना वो उसका क्या हो जाएगा, यानी कि प्रतिरोध ज्यादा होगा। तो आप देखिए थीटा वन जो है वो थीटा टू से आप देखेंगे छोटा है, थीटा टू ज्यादा बड़ा है, तो कहने का मतलब यह है कि ये वाला तो बड़ा होगा ना, तो इसका मतलब यह है कि जो थीटा टू है ना, टेन थीटा टू जो है वो बड़ा है टेन थीटा वन से, तो इसका मतलब यह है कि जो आर टू जो होगा वो बड़ा होगा आर वन से। क्लियर, इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर ए वाले चालक का जो प्रतिरोध होगा वो ज्यादा होगा। क्लियर, तो ये हो जाएगा आर टू का ज्यादा होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से इसका क्या बनता है, ग्राफ बनता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से इसका मान निकाला जाता है। ठीक है, इसको भी एक बार देख लीजिए ताकि आपको कहीं होकर के इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका छूटे नहीं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये होता है आपका जिसका कोण ज्यादा होगा उसका प्रतिरोध भी ज्यादा होगा, जिसका कोण ज्यादा होगा उसका प्रतिरोध भी ज्यादा होगा। हमने इसमें लगाया टेन थीटा वन बराबर V1 अपॉन I1, उसके हिसाब से जो धारा है उसका विभव है वो लिया है हमने यहाँ पर, और इसके हिसाब से इसका जो विभव है वो धारा है वो हमने यहाँ पर लिया है। इसका प्रतिरोध R1 इसका R2 मान लिया है। तो आपने पढ़ रखा है कि टेन थीटा होता है R के बराबर, तो टेन थीटा वन जो होगा वो R1 के बराबर हो जाएगा, टेन थीटा टू जो होगा वो R2 के बराबर हो जाएगा। अब आपने पढ़ा है कि जिसका कोण ज्यादा होता है, जिसका कोण ज्यादा होगा वही क्या होगा, मतलब यह है कि आर किस पर निर्भर कर रहा है, थीटा पर। थीटा ज्यादा होगा तो प्रतिरोध भी ज्यादा होगा। तो आप देखिए थीटा टू ज्यादा है थीटा वन से, थीटा टू जो है, जो थीटा टू जो है वो ज्यादा है थीटा वन से। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर टेन थीटा जो टू है वो ज्यादा होगा टेन थीटा वन से। तो इसका मतलब आर टू जो है, आर टू जो आपको दिखाई दे रहा है ये आर टू, वो आर टू ज्यादा होगा आर वन से। क्लियर स्टूडेंट, तो ये हो गया ओम का नियम। स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आपको ओम का नियम समझ में आ गया होगा कि ओम का नियम होता क्या है। चलिए अब हम किरचॉफ के नियम के बारे में देख लेते हैं। इसको तैयार करके चलना, साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम में आपका पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं किरचॉफ के नियम के बारे में। किरचॉफ जो थे एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था, जटिल परिपथों को हल करने के लिए अपना दो नियम दिए थे। इनके दो ही नियम हैं, किरचॉफ के दो नियम हैं। ठीक है नी, किरचॉफ ने अपने यानी कि वैद्युत जो परिपथ होते हैं उनके जटिल परिपथों को हल करने के लिए अपना नियम दिए थे। इन्होंने दो नियम दिए थे। कितने दिए थे, दो नियम दिए थे। किरचॉफ का जो पहला नियम है स्टूडेंट वो क्या है समझिए। सबसे पहले तो आपको इतना तो पता पड़ा किरचॉफ का नियम क्यों दिया गया था, जटिल परिपथों को हल करने के लिए किरचॉफ ने अपने दो नियम दिए। ठीक है नी, तो पहला नियम आप समझेंगे सबसे पहले। तो प्रथम नियम, प्रथम नियम हेडिंग लगाएंगे आप, प्रथम नियम। प्रथम नियम को हम संधि का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि का नियम, संधि का नियम। इसी को हम धारा नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, धारा नियम। जैसे मैं बता रहा हूं उसी प्रकार से लिखना है। ठीक है, शॉर्ट में इसको लिख देते हैं केसीएल नियम। क्या बोलते हैं, केसीएल बोल देते हैं इसको। तो इसे संधि का नियम भी बोला जाता है, या इसे हम धारा नियम भी बोलते हैं। क्लियर, पता होना चाहिए आपको इतना तो। ठीक, तो आपको जब ये पता होगा तो आपको दिक्कत नहीं आई कहीं पर भी करने में। अच्छा, संधि का नियम कहता क्या है, देखिए संधि का नियम ये कहता है कि संधि, संधि यानी कि मिलन, यहाँ पर धाराओं का मिलन होता है उसे बोलते हैं संधि। यहाँ पर धाराएं मिल रही हैं वो संधि कहते हैं। संधि का मतलब यही तो होता है। तो यानी कि इसमें ये होता है संधि पर आने वाली धारा तथा संधि से जाने वाली धारा का बीजोड़ती योग क्या होता है, शून्य। मतलब आप करेंगे संधि पर आने वाली धारा तो संधि से जाने वाली धारा सदैव बराबर होती है। इतना आपको पता होना चाहिए। यानी कि ये नियम कहता है आपका कि संधि का नियम क्या कहता है, संधि का मतलब ये है कि जहां पर संधि हो रही हो धारा की, जितनी धारा संधि पर आएगी उतनी ही धारा जाएगी। जैसे मान लीजिए इधर से दो तार आए और इधर से एक तार गया, तो दो तारों से जो लाइट आएगी यानी करंट आएगा वो करंट एक तार से जाएगा, है ना, पर तो होगा तो वे दोनों तारों के बराबर, एक तार के अंदर करंट। तो ऐसे ही यहाँ पर धारा मिल रही है उसे बोलते हैं संधि, और यहाँ से आ रही है, ये आ रही है तो उसे बोलते हैं आने वाली धारा, जा रही है जाने वाली धारा। तो आने वाली धारा जाने वाली धारा के सदैव बराबर होती है। या आप कह सकते हैं या आने वाली धारा तथा जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग जो होता है वो शून्य होता है। यही संधि का नियम है। तो आप लिखिए, चलिए मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूं। ठीक है,
देखिए पहला नियम क्या कहता है, संधि का जो पहला नियम है वो क्या कहता है, संधि का पहला नियम कहता है कि इस नियम के अनुसार संधि पर आने वाली धारा तो संधि से जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। यानी सिग्मा आई जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। यानी कि जितनी भी धारा आएगी उतनी ही धारा जाएगी। तो आप समझिए यहाँ पर, मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ एक चित्र के माध्यम से। ये मान लीजिए एक तार आया यहाँ से, एक तार आपका इस प्रकार से आया, ठीक है नहीं, और एक तार आपका इस प्रकार से है। यहाँ से एक तार इस प्रकार से गया, एक तार ऐसे गया, ठीक, क्लियर, समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ से धारा आ रही है इस प्रकार से, आप देख सकते हैं इस प्रकार से धारा आ रही है, क्लियर यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से चलिए एक और तार यहाँ पर देख लेते हैं, इस प्रकार से, क्लियर। तो यहाँ से धारा आ रही है और यहाँ से भी मान लीजिए धारा आ रही है इस प्रकार से, और यहाँ से जा रही है बाहर, ठीक। जो तीर संधि की तरफ है इसका मतलब वो धारा आ रही है, तो इसको मान लेते हैं I1 और इसको मान लो तुम I2 और इसको मान लीजिए आप I3 और इसको मानो आप I4 और इसको मान लीजिए I5 और इसको मान लीजिए I6, क्लियर। तो संधि पर जो धारा आ रही ये है संधि, तारों की संधि, तारों को जोड़ करके बनाया, तो इसे बोलेंगे संधि बोलेंगे, ठीक है। अब संधि पर जो धारा आ रही है, जितनी धारा आ रही है संधि से उतनी धारा तो जाएगी। तो आप यहाँ पर लिखिए संधि पर आने वाली धारा, यानी आने वाली धारा, ठीक है नहीं, संधि पर आने वाली धारा, संधि पर आने वाली धारा, आने वाली धारा कौन सी बताइए। आने वाली धारा का अगर आप देखेंगे तो वो है आपकी I1 प्लस I2 प्लस I3 और प्लस I4, ये आपकी आने वाली धारा है, क्लियर। और संधि से जाने वाली धारा कौन सी है, वो है आपकी I5 और I6। तो संधि से जाने वाली धारा, संधि से जाने वाली धारा, संधि से जाने वाली धारा, संधि से जाने वाली धारा कौन सी है, संधि से जाने वाली धारा है आपकी I5 प्लस I6, क्लियर, इस प्रकार से। तो संधि पे आने वाली धारा है आपकी I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 और संधि से जाने वाली धारा जो है वो कितनी है, I5 प्लस I6 है। तो यहाँ पर ये कहता है कि संधि पर, इस नियम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इनका बीजगणितीय योग होगा ना, वो क्या होगा, शून्य होगा, परंतु आप इसको चिन्ह के साथ लेंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि संधि से जाने वाली धारा और संधि से आने वाली धारा ये बराबर होगी नहीं होगी, आप खुद देखिए ना, जितनी धारा आ रही है उतनी धारा जाएगी, उतनी ही तार से, तो मतलब तार बेशक कम है पर धारा तो उतनी ही जाएगी ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आने वाली धारा आप यहाँ पर लिख सकते हैं, आने वाली धारा बराबर होती है जाने वाली धारा की, तो आने वाली धारा कौन सी है आप लिखिए यहाँ पर, आने वाली धारा है आपकी I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 और जाने वाली कौन सी है I5 प्लस I6, ठीक है, इस प्रकार से है। अब इसको अगर आप पक्षांतर करिए इधर की साइड तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 और इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो I5 माइनस की I6 बराबर 0। तो यानी कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर ये बीजगणितीय योग, यही तो है सिग्मा आई, यानी बीजगणितीय योग शून्य होता है, तो इसी को हम बोलते हैं सिग्मा आई। क्या बोलते हैं इसी को हम, सिग्मा आई बराबर 0, ठीक है नहीं। तो संधि पर आने वाली धारा तो संधि पर जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग क्या होता है, सदैव शून्य होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये पहला नियम आपको समझ में आ गया होगा। यही है आपका संधि का नियम, हम कह सकते हैं इसको, यानी कि संधि पर आने वाली धारा तो संधि से जाने वाली धारा सदैव कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, या हम कह सकते हैं संधि पर आने वाली धारा तथा संधि पर जाने वाली धारा, संधि से जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्लियर स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं ये वाला आपका जो नियम है समझ में आ गया होगा। इसे हम केसीएल नियम भी कहते हैं, इसे हम धारा का नियम भी कहते हैं, इसे हम प्रथम नियम भी कहते हैं किरचॉफ का, ठीक है। इससे आपका क्वेश्चन वगैरह आता है कैसे, अगर मान लीजिए आपका यहाँ पर दिया गया था, मान लो मैं आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर करके दिखाता हूँ, पहले आप इसको हटाइए और मैं इसके बाद इसको क्वेश्चन बताता हूँ। स्टूडेंट आप देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये किरचॉफ का संधि का नियम है, यानी कि धारा पर संधि जो हो रही है उससे संबंधित एक क्वेश्चन है।
यहाँ पर आप जी पहले देखिए कि यहाँ पर नियम लगाएंगे संधि पर कितनी धारा आ रही है, तो आप देखेंगे ये भी धारा आ रही है, 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 और यहाँ पर देखिए धारा जा रही है, ठीक है। यहाँ देखिए आ रही है, ठीक है नहीं, और यहाँ से फिर जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि संधि पर आने वाली धारा कितनी है, आप जोड़िए सबको। तो संधि पर आने वाली धारा है आपकी 6A, मतलब 6 खाली, ठीक है, एम्पियर है, ये 6 एम्पियर, 5 एम्पियर, 4 एम्पियर, 3 एम्पियर, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो आप जोड़िए इसको, ये जगह 5 + 4 + 3, ये किसके बराबर होगा, जो धारा यहां से जा रही है, हमें तो आई का मान निकालना है कि इस तार से कितनी धारा जाएगी, तो जितनी धारा यहां से जा रही है उसको लिखिए। तो आपको 10 + 6 + I, ठीक है नहीं, आई निकालना है, जोड़ दीजिए, 6 × 5 = 11, और ये 15, 16, 17, 18, तो ये होगा 18 बराबर कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, 16 + I हो जाएगा। आई आपको निकालना है तो 18 में से घटाना पड़ेगा 16 को, तो आ जाएगा आपका आई कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर निकल के जाएगी। इसका मतलब इस तार से जो धारा जाएगी कितनी होगी, वो 2 एम्पियर की धारा होगी, कितनी होगी, 2 एम्पियर की धारा होगी। क्लियर। तो इसी प्रकार से आपका क्या आता है, एक न्यूमेरिकल आता है किरचॉफ के संधि के नियम से संबंधित। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब चलते हैं सेकंड लॉ इसका देखते हैं। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं दूसरे नियम की, यानी कि लूप का नियम या वोल्टता का नियम कहते हैं, इसे केवीएल नियम भी कहते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है नहीं, इसे वोल्टता का नियम भी कहा जाता है, लूप नियम कहा जाता है, और इसे दूसरा नियम भी कहते हैं किरचॉफ का। ठीक है, अब किरचॉफ का दूसरा नियम क्या कहता है, ठीक है, किरचॉफ का ये दूसरा नियम कहता क्या है, किरचॉफ का दूसरा नियम क्या होता है, एक लूप पर आधारित होता है। अच्छा देखो, एक बात और मैं आपको बताना भूल गया, किरचॉफ का जो पहला नियम है वो आप लिख लीजिए, किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। किस पे आधारित है, आवेश संरक्षण पर। किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है, क्योंकि उसमें आवेश संरक्षित रहता है, नष्ट नहीं होता है, जितना आया है उतना ही जाएगा। ठीक है ना, तो उसको लिख लेना कहीं नोट पॉइंट से। ठीक है नहीं, और इसमें देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है वोल्टता का नियम, ये लूप नियम है, और ये एक बंद लूप पर ही लागू होता है। किस पे लागू होता है, एक बंद लूप पर ही लागू होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए समझिए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये एक बंद लूप पर ही लागू होता है, तो यहाँ एक लूप मानना पड़ता है। तो ये नियम बता कहता क्या है, ये नियम कहता है कि ये जो वोल्टता आपको लग रही है, यहाँ पर लग रही है विद्युत वाहक बल ई कहते हैं इसको, और ये E2 है, जब यहाँ से निकलेगा तो ये वोल्टता यहाँ पर दिखने को मिलेगी इन पर, तो ये पूरी वोल्टता इन पर जाएगी, है ना। तो इसका मतलब ये कि जो वोल्टता इन्होंने इसको दी है ना, तो इसकी वोल्टता, यहाँ से धारा कितनी जा रही है आपकी, धारा जा रही है आई, कितनी जा रही है यहाँ से भाई, धारा जा रही है आई। तो ये कहने का मतलब ये है कि जो ये वोल्टता है आपको दिखाई दे E1 + E2 जो है वो किसके बराबर होगी, वो होगी IR1 + IR2 के बराबर होगी। ठीक है, ये वोल्टता का नियम कहता है। ठीक है नहीं, यानी कि जो धारा यहां से जा रही है, अब देखिए क्या होता है, V बराबर क्या होता है, IR, ओम के नियम से V बराबर IR होता है, तो I का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ वोल्टता निकल आएगी, यहाँ पे भी वोल्टता निकल आएगी, इन दोनों वोल्टताओं को जोड़ेंगे, वो इन दोनों की वोल्टता के योग के बराबर होगा, ऐसा ही होगा। ठीक है नहीं, तो किरचॉफ का नियम ऐसे ही कहता है, क्या कहता है, किसी बंद लूप में लगे विभिन्न खंड के प्रतिरोधों की वोल्टताओं का बीजगणितीय योग उस परिपथ में लगे समस्त विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। ठीक है नहीं, इस प्रकार से क्या कहते हैं, यही किरचॉफ का दूसरा नियम होता है। क्या होता है, देखिए क्या कहता है ये नियम क्या कहता है कि किसी बंद लूप, क्योंकि ये के लिए लूप पे लागू होता है, इसलिए किसी बंद लूप में लगी विभिन्न खंड, यानी किसी बंद लूप में लगे विभिन्न खंडों के प्रतिरोधों की वोल्टताओं का बीजगणितीय योग उस परिपथ में लगे समस्त सेलों के विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। ये कहता है किरचॉफ का दूसरा नियम, या आप कह सकते हैं किसी बंद लूप में लगी समस्त वोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है ना, कहने का मतलब शून्य होता है। यानी कि अगर इसको आप इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा E1 + E2 - IR1 और -IR2, तो आप खुद यहां से देख सकते हैं वो किसके बराबर हो गया, 0 के। जैसे आपका किरचॉफ का नियम था उसी प्रकार से, तो कह सकते हैं समस्त वोल्टताओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। चलिए मैं यहाँ पर जो दूसरा नियम है यहाँ पर लिख देता हूँ, उसको नोट कर लीजिए। जो मैंने अभी आपको बताया है वही होता है, यानी कि ये जो वोल्टताएं हैं, ये दोनों वोल्टताएं, ये दोनों वोल्टता यहाँ से धारा देंगी, और ये धारा जब यहाँ देगी इसमें से जाएगी, ये प्रतिरोध है यहाँ पर लगे हुए हैं, चालक है नहीं। अब यहाँ पर वोल्टता लगेगी, इसके कारण भी वोल्टता होगी, इसके कारण भी वोल्टता होगी। इसका मतलब यह है कि इन दोनों के कारण यहाँ पर क्या होगी, वोल्टता होगी, और यहाँ पे भी होगी। तो इसका मतलब यह कि ये इतनी वोल्टता दे रहे हैं, E1 और E2 ये दो सेल हैं,
ये दोनों सेल जितनी बोल्टता दे रहे हैं वो यहाँ पर खर्च कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि इनकी सिरों की जो बोल्टता होगी ना, इसके सिरों की बोल्टता उनका योग करेंगे ना, वो इनकी बोल्टता के योग के बराबर होगा, है ना। वहीं से तो होगा इसी प्रकार से। तो वही हमने यहाँ पर लिखा E1 प्लस E2 बराबर IR1 प्लस IR2। क्योंकि IR1 क्यों होता है, क्योंकि V बराबर होता है IR। तो बोल्टता निकालते हैं तो V बराबर होता है IR ओम के नियम से। तो I के गुणा करेंगे R1 में तो इसकी बोल्टता निकल आएगी। इस वाले की निकालनी है तो I का गुणा कर दीजिए R2 में, तो इस प्रकार से निकल आएगी। क्लियर। चलिए अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस नियम को और आप उसको नोट कर लेना। तो चलिए स्टूडेंट, ये नियम क्या कहता है, आप इसको लिख लीजिए। क्या कह रहा है, किसी बंद लूप में लगे विभिन्न खंडों की प्रतिरोधों की बोल्टता का बीजगणितीय योग, ये जो आप प्रतिरोध लगे हैं इनकी बोल्टता का बीजगणितीय योग उस लूप में लगे समस्त सेलों के कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। कुल विद्युत वाहक बल के बराबर यानी कि बोल्टता के बराबर होता है। तो ये होता है सिग्मा ई बराबर सिग्मा IR, जो विभिन्न खंड लगे उनका योगफल और इनका योगफल के बराबर होगा। ठीक है नहीं, क्योंकि बराबर होता है। अगर आप इसको ऐसे भी लिखना चाहो तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, यानी कि जो सिग्मा ई जो है माइनस सिग्मा, यहां पर कितना हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा IR, और करेंगे तो आपका निकल के आएगा 0। कहने का मतलब ये है कि समस्त बोल्टताओं का बीजगणितीय योग, जो समस्त बोल्टता हैं उनका समस्त बोल्टताओं का बीजगणितीय योग जो होगा वो 0 होगा, ये भी हम कह सकते हैं। क्लियर। इस प्रकार से तो ये है आपका किरचॉफ का दूसरा नियम। ठीक है, यानी किसी विभिन्न खंडों यानी किसी बंद लूप, इसके लिए एक बंद लूप की आवश्यकता होती है, आपको पता होना चाहिए। इसको एक लूप मानना पड़ता है ABCD, ठीक है नहीं, फिर दोबारा वहीं पर, तो यानी एक पूरा एक लूप यहाँ पर लेना पड़ता है, एक बंद लूप पर ही काम करता है। इस नियम को लगाते किस प्रकार से हैं वो हम देखेंगे, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि आप नहीं जानते हैं इसको लगाना तो आप जाकर के सर्च कर लीजिए, मैंने इसका किरचॉफ के बारे में एक वीडियो डाल रखा था, उसमें नियम किस प्रकार से लगाते हैं बता रखा है, आप जाकर के देख लीजिए, आप इसको लगाना सीख जाओगे। ठीक है, उसकी चिन्ह पर पार्टी होती है और वहां पर देख लीजिए। ये तो केवल आपका बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से ये नियम लिखे जाएंगे उसके लिए आपको ये बताया गया है। क्लियर। तो इस प्रकार से होता है। और यह जो नियम है दूसरा नियम, ये किस पर आधारित है, ये जो नियम दूसरा नियम है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। आप देखिए यहाँ पर जितनी ऊर्जा यहाँ से बन रही है वो ऊर्जा यहाँ पर दिख रही है और इनकी योग के बराबर हो रही है। तो यहाँ ऊर्जा संरक्षित रहती है, नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदल जाता है यहाँ से यहाँ पर। ठीक है नहीं, यहाँ पर जो बोलता है विद्युत भागफल, यहाँ पर देखिए रासायनिक ऊर्जा है वो क्या बन रही है, बोल्टता बना रही है, यहाँ पर बन रही है बोल्टता, उसके बराबर हो रहा है। क्लियर। तो ये है आपका दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कहता है, किसी बंद लूप में लगे विभिन्न खंडों के प्रतिरोधों की बोल्टता का बीजगणितीय योग, जो प्रतिरोध यहाँ पर लगे हैं इनकी बोल्टताओं का बीजगणितीय योग किसके बराबर होता है, लूप में लगे समस्त सेलों के कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। यानी सिग्मा ई बराबर होता है सिग्मा IR, यानी सिग्मा IR किसका, इसका और इसका योग, ठीक है ना, वो लिया है, और इसका और इसका योग ये वाला लिया है, तो इसके बराबर होता है। ठीक, तो वही होता है, इस प्रकार से आप लिख करके आना है। या आप कह सकते हैं किसी बंद लूप में लगे विभिन्न खंडों की समस्त बोल्टताओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो 0 होता है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर। तो उम्मीद करते हैं आपको किरचॉफ का नियम, ओम का नियम क्लियर तरीका समझ में आ गया होगा। और अगर ये लगाना सीखना है तो आप जाकर के चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है किरचॉफ का नियम, वहां पर जाकर के दे सकते हैं, बिल्कुल चिन्ह पर पार्टी के साथ आपको समझाया गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।